Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 एंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बैच सेकंड एटीटी सेकंड पेपर के जो है स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं या तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहे हैं प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो है सेम काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ दियर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो रेशियो है उनकी वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एंड एज वी नो लैम्डा, अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके बताया गया है। ठीक है, तो फिर एच बाई पी तो नहीं होएगा फॉर्मूला, बल्कि किसकी फॉर्म में होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एनर्जी की फॉर्म में, और वो क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट ऑफ 2m ई। सेम काइनेटिक एनर्जी है, प्लैंक्स कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड 2 भी कांस्टेंट है, तो फिर जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट एम ही जाएगा, क्योंकि दोनों का सिर्फ मासेस ही तो चेंज है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम पुट कर देंगे लैम्डा प्रोटॉन डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा, लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ एम पी इंटू रूट ऑफ एम अल्फा। तो लैम्डा पी डिवाइड बाय लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एम अल्फा डिवाइड बाय एम पी। तो जो हमारे पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो बस ये हमारे पास रूट ऑफ 4/1 दैट इज 2/1, 1:2। ठीक है, ओ सॉरी 2:1, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2:1। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे थे स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 10⁻10 मीटर इज। हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है और वेवलेंथ हमारे पास गिवन है, तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो अगेन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एम ई वी आ जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो बस। v इज इक्वल्स टू एच बाय एम लैम्डा, वेयर वेवलेंथ की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻84, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, लैम्डा की वैल्यू 10⁻10 दे रखी है। ठीक है, इन सभी चीजों को सॉल्व करो तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7.25 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द हाफ लाइफ ऑफ वन ऑफ द एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज। हाफ लाइफ निकालना है किसका, तो देखो हाफ टाइम एंड रेडियो एक्टिव जो लैम्डा है, हाफ लाइफ ऑफ वन ऑफ द एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज, जो हाफ टाइम लाइफ टाइम है वो किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो टी या हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पे क्या है जो 0.693 होता है ना एक्चुअली में ये log 2 होता है। ठीक है, तो बस इसका आंसर बी हो जाएगा, log 2 बाय लैम्डा। ठीक है, तो टी हाफ की वैल्यू log 2 बाय लैम्डा होता है। अभी नेक्स्ट है अ वेव प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। वो कह रहे हैं एक वेव जो है प्रोपेगेट कर रही है मीडियम के अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो 50 है। द वेव इंपिडेंस ऑफ सच अ मीडियम इज, हमें फाइंड आउट करना है वेव इंपिडेंस, इस पर्टिकुलर मीडियम का वेव इंपिडेंस फाइंड आउट करना है। सो लाइक इस केस के अंदर जो हमारे पास इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी, म्यू आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स इनटू म्यू नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, इनकी रेशियोज को हमें सॉल्व करना आना चाहिए, तो इनकी वैल्यूज को पुट करो, इनकी रेशियोज को जो सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करके हमारे पास 376.6 आएगा। ठीक है, म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी ये 50 दे रखा है, हाँ, एंड देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास 2 दे रखा, बस। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1883 ओम। ठीक है, सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फिर 1883 ओम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल हाइपोथेसिस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू। तो वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द
मैक्सवेल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद टाइम, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल लॉज ऑफ, जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये किसके फंडामेंटल लॉज बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो ओनली इलेक्ट्रिसिटी, ओनली मैग्नेटिज्म, ओनली मैकेनिक्स, या बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। ओनली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिक्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिज्म दोनों की ही रूल बता रही होती है हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशन, रेडियो वेव्स, गामा रेज, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज गामा रेज जो होती हैं उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है फ्लक्स in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with the time t according to the equation 5 equals 60 square minus 5t plus 1, the magnitude of the induced current in the circuit at t is equals to 0.25 second is, वो कह रहे हैं कि इस हमारे पास जो फ्लक्स है वो इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, जो फ्लक्स है हमें वो फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सॉरी दे रखी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू दे रखी है फ्लक्स 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, ये इक्वेशन के लाइक टेंस के अंदर दे रखी है फ्लक्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट एट टाइम t इक्वल टू, बेसिकली हमें करंट निकालना है, जो इंड्यूस करंट हुआ है वो निकालना है इन अ सर्किट, टाइम भी दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखी है, जो है फ्लक्स एज इक्वेशन भी दे रखी है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? सो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू लाइक फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, तो वहां से हमारे पास क्या था, E इज इक्वल्स टू आई है, तो खैर नॉर्मल ओम्स लॉ वाला ही है, बट यहाँ पे EMF की बात की जा रही है तो उसके केस के अंदर हम ये सब पूछ लेंगे, तो I इज इक्वल्स टू E बाई आर। रेजिस्टेंस हमारे पास पता है, अगर EMF को हम सॉल्व कर लें पर्टिकुलर इंटरवल्स के ऊपर तो हम इसमें वैल्यू इजीली पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ E क्या होता है हमारे पास, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, 12t, क्योंकि वो इक्वेशन के तरह दे रखा है ना, तो उस वजह से इसको हमें सॉल्वेशन के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पहले, तो 12t माइनस 5 इसका हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली जो है वैल्यूज पुट करो, टाइम t 0.25 सेकेंड के ऊपर। ठीक है, तो E की वैल्यू लाइक 12 इंटू 0.25 माइनस 5, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करिए, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 2। ठीक है, बस E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, EMF का फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसको सॉल्व करो एट टाइम t इज इक्वल टू 0.25 सेकंड पे, जो E है उसकी वैल्यू -2 आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, माइनस माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि E की वैल्यू आ गई है 2 हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। तो जब मैं I की वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, I इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फिर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, what is the self inductance of an air core solenoid 1 meter long, diameter 0.05 meter, it has 500 tons। बेसिकली यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बट सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है, अगेन सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 500 दे रखी है तो N भी आएगा, एयर कोर सॉलिड 1 मीटर लॉन्ग, डायमीटर इतना सब कुछ दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट एन आई वाला, वो डायरेक्टली लगाओ और आंसर आ जाएगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, तो म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस 7, लाइक एन है 500 का स्क्वायर, एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई डायमीटर दे रखा है, आर क्या हो जाएगा 0.025, है ना, डायमीटर का जब हम रेडियस निकालेंगे तो इतना ही आएगा, डिवाइड बाय लेंथ 1 मीटर लॉन्ग, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारी चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन पाई की वैल्यू 3.14
डालनी पड़ेगी, फिर 22/7 डालो, 500 को 2 बार खोलना पड़ेगा, है ना। इस तरह से इन सभी चीजों को मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके हमारे पास अगेन जो इंडक्टेंस आएगी वो हेनरी के अंदर आती है ना, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट्स है वो हेनरी के अंदर है। तो ये 6.25 × 10⁻⁴ हेनरीज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इतना आएगा। अभी नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ कॉइल coefficient of self inductance is given by, for a coil coefficient of self inductance is given by, इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, N∅/L। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, आई है बेसिकली, एल नहीं है, आई। ठीक है, बस ये एज इट इज आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर याद है तो हम इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है द substability of annihilated iron at saturation is 5500 and the permeability of annihilated iron at saturation is, वो कह रहे हैं कि substability पर्टिकुलर सिचुएशन में दे रखे 5500 और वो कह रहे हैं permeability फाइंड आउट करो। substability से permeability कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्साई, है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 5500 और हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों आपस में इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्साई, है ना, ये फॉर्मूला से रिलेटेड है ये। तो बस अब क्या करना है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखो, 1 प्लस 5500, बस इन सब चीजों को सॉल्व करो और आंसर निकालो। इसका जो ऑप्शन है वो 6.9 × 10⁻³ करेक्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इतना ही आएगा, 6.9 × 10⁻³ अगेन देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट स्टेबिलिटी। तो क्या रिलेशन है, अभी अभी हमने किया, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्साई, तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्साई एम। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12th का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी लाइक हमारे यहाँ मास्टर कैडर की जो कोचिंग है इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वो अवेलेबल है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो अभी तक जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जाके लें। एंड इसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री डेमोस चेक करने हैं तो आप प्ले स्टोर से टेट बजर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको लाइक फ्री डेमो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको अपने पेपर के लिए रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप हमें हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक अपना नेम, आप किस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल, ये सब कुछ टाइप करके आप इस गिवन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारे पास a paramagnetic substance has a substability of 3 × 10⁻⁴। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसकी substability दे रखी है, is placed in a magnetic field 4 × 10⁻⁴ एम्पियर मीटर, then the intensity of magnetization the units is। अब बेसिकली उन्होंने क्या कहा हुआ है कि substability दे रखी है किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो पर्टिकुलर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कितना मैग्नेटाइज्ड हो गया है। ठीक है, सो ये किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, ये है आई इज इक्वल्स टू एक्साई इंटू एच, क्योंकि देखो एक्साई का फॉर्मूला था आई डिवाइड बाई एच, है ना। तो यहाँ से क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं, H इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई जाई हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज H ना, तो H इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई एक्साई। ठीक है, तो सबस्टेबिलिटी दे रखी है, करंट दे रखा है, 2 सेकेंड, एक्चुअली में इसके अंदर क्या है हमें करंट से नहीं बल्कि सबस्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड को आपस में जो है रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला यही है B। ठीक है, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, वेयर I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वेयर I इज नॉट करंट, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो I इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁴ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 4 × 10⁻⁴। हाँ, ये फॉर्मूला भी सही है, वेयर I इज नॉट करंट, इट इज अ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 12 × 10⁻⁸ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।
अभी नेक्स्ट है द यूज ऑफ स्टडी ऑफ हिटरिसिस कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वोल्टेज लॉस, हिटरिसिस लॉस, करंट लॉस, ऑल ऑफ दिस। तो देखो हिटरिसिस कर्व है तो उसके अंदर हम हिटरिसिस लॉस ही चेक करेंगे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। जब कोई भी बार मैग्नेट इनसाइड द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखो नॉन यूनिफॉर्म है, हमने जो आर्टिकल किया है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया हुआ है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से जो फोर्सेज है वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बार मैग्नेट वो जीरो हो जाता है। तो फिर हम चेक करते हैं कि टॉर्क लगती है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा एंड टॉर्क भी लगेगी। तो ऑप्शन फिर फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स बट नॉट टॉर्क, टॉर्क बट नॉट फोर्स, नीदर फोर्स नॉट टॉर्क, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्स भी लगेगा एंड टॉर्क भी लगेगी, ठीक है, मतलब वो आगे की तरफ भी जाएगी और मूव भी करेगी। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। देखो वैसे तो हमें पता है कि जो बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ में टर्मिनेट होती है, नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ में टर्मिनेट होती है, तो मतलब वैसे तो नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, लेकिन वो पूछ रहे हैं इनसाइड अ बार मैग्नेट, तो इनसाइड अ बार मैग्नेट जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है लाइंस ऑफ फोर्स की वो ऑपोजिट हो जाती है, वो साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट, डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आर फ्रॉम द साउथ पोल एंड टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अभी इनसाइड है, अगर आउटसाइड मतलब नॉर्मली पूछा होता तो हम नॉर्थ टू साउथ ही लगा के आते, लेकिन स्पेशली यहाँ पे इनसाइड आ गया है, तो उस केस के अंदर जो वैल्यूज है वो चेंज होगी। अभी नेक्स्ट है if the magnet of length 10 centimeter and a pole strength of 40 am is placed at an angle of 45 degree in a uniform induction field of intensity 2 into 10 to minus 4 tesla, the couple acting on it, तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि उसके ऊपर किस तरह से जो है फोर्स वो एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, कौन लाइक टॉर्क बेसिकली, कपल मतलब दो फोर्स, तो टॉर्क बेसिकली किस तरह से एक्ट कर रही होगी, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो बस टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क को हमने पोल स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन करना है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा, फिर थीटा इज 45 डिग्रीज, ठीक है, एम इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ एंड बी साइन थीटा, या यू कैन से कि 45 डिग्री, ठीक है। तो ये खैर ऐसा आपके सिलेबस के अंदर नहीं था पोल स्ट्रेंथ वाला, बट टॉर्क वाला था, इस वजह से ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ। तो या अब यहाँ पे क्या है क्यू एम इंटू एल, तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है 40 इंटू लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, बट हमें मीटर्स के अंदर चाहिए क्योंकि सारा कुछ मीटर्स के अंदर है, तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो 2 इंटू 10⁻⁴, बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू साइन 45 1/√2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखो, पुट करो, तो जो हमारा आंसर आएगा इसके लिए वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.56 इंटू -3 न्यूटन मीटर्स, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कपल एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 15 kept in a field of this at an angle of 30 degrees। देखो ये बिल्कुल वही बेसिकली पिछले वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, वही सेम इसके अंदर फॉर्मूला लगना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 18th का ये पार्ट है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन लगना है, साइन थीटा पोल लेंथ दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ दे रखा है ना, बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, वही फॉर्मूला लगना है, बस वैल्यूज अलग अलग दे रखी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है half life of radon is 3.8 days after 15.2 days, n नॉट बाय n will be, यानी कि बेसिकली यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और जो लाइक n नॉट बाय n यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू रह जाता है वो पूछा हुआ है, तो यहाँ पे n बाय n नॉट होता है हमारे पास, n बाय n नॉट, इसका जो फॉर्मूला आएगा इस तरह से आएगा, इस जब हम इनको सॉल्व कर देंगे, इस सारी चीज को सॉल्व करके किस तरह से, मतलब ये देखो हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन कितना है 3.8 डेज, आफ्टर 15.2 डेज, आफ्टर 15.2 डेज निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ 15.2 डेज के अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ फिर कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 15.2 डिवाइड बाय 3.8, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 15.2 डेज के अंदर, जो हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन है वो 3.8 डेज है, तो आफ्टर 15.2 डेज 15.2 डेज में कितने हाफ लाइफ आएंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना 3.8 से, तो 15.2 डिवाइड 3.8 ये 4 आ जाएगा, तो बस n बाय n नॉट 1/2
हाफ लाइफ है ना, तो 1/2 उसकी पावर में वो आ जाता है जो जितना हम हाफ लाइफ निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 है, तो इस वजह से इसकी पावर के अंदर 4 आ गया। तो 1/2 की पावर में अगर मैं 4 करूंगी तो वो समथिंग लाइक 1/16 आ जाएगा। तो हमें निकालना है n0/n, तो ये 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 आएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है, और तो क्या ही। नेक्स्ट है, फॉर एन RL सर्किट द फेज एंगल इज ऑलवेज, RL सर्किट के लिए जो फेज एंगल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। RL सर्किट द फेज एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज साइन फाई फॉर द इम्पिडेंस ट्रायंगल। देखो ये हमने लाइक RLC के अंदर पढ़ा था, RLC सर्किट सीरीज के अंदर होते हैं। tan फाई की वैल्यू निकाली थी, sin फाई की वैल्यू निकाली थी, एंड cos फाई की वैल्यू निकाली थी। तो उस अकॉर्डिंग जो sin फाई की वैल्यू है वो हमारे पास XL/R, XL/Z, R/Z एंड Z/R, तो उसका ऑप्शन बी करेक्ट है, XL/Z। sin फाई की वैल्यू XL/Z है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, चाहे वो नॉर्मल, मतलब उसकी जो यूनिट्स होती है वो हेनरी होती है। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एम्पियर टर्न्स, वेबर ये अलग है। तो हेनरी जो है हमारे पास वो इंडक्टेंस की यूनिट है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स विल अपोज द चेंज इन द सर्किट करंट। इनमें से कौन सा सर्किट एलिमेंट अपोज कर रहा है सर्किट करंट को। कैपेसिटेंस स्टोर करता है एनर्जी को, इंडक्टेंस भी स्टोर करता है, रेजिस्टेंस क्या, उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रेजिस्टेंस ही है जो अपोज करता है करंट को इन अ सर्किट। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस इन इट व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस। तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल की काउंटर ईएमएफ जनरेट हो जाती है, यानी कि बैक ईएमएफ यू कैन से जनरेट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है इन करंट व्हेन द कॉइल चेंजेस। देखो अगर करंट चेंज होएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी, इंड्यूस ईएमएफ होएगा। इंड्यूस ईएमएफ मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। अगर दो कॉइल्स की बात करी होती तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता, तो यहाँ पे एक ही कॉइल की बात की गई है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय। तो डायरेक्शन किसने दिया था, लैपलेस लॉ, लेंस लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। राइट हैंड रूल ने हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर फोर्स वगैरह की डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताया था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये अलग लॉ था। ठीक है, इसने हमें कोई ईएमएफ वगैरह के बारे में बताया ही नहीं। उसके बाद लैपलेस लॉ भी एक अलग है, तो लेंस लॉ जो है उसने हमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में बताया था। फेरेडेज लॉ ने हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था, और लेंस लॉ ने हमें सिर्फ डायरेक्शन माइनस लगा के डायरेक्शन के बारे में बता दिया। ठीक है, सो यहाँ अभी सेट हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। जो भी स्टूडेंट्स चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।